हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसमें 3.1 जो चैप्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, इसको हमने ख़त्म किया था। अब आज का जो हमारा लेक्चर होगा 3.2 व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, कि मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है या जब ब्रिटिश यहाँ पर आ जाते हैं तो वीवर्स की कंडीशन क्या होती है, इसको आज के लेक्चर में हम लोगों को कंप्लीट करना है। The consolidations of East India Company power after the 1760 did not initially lead to a decline in textile export from India. British cotton industries had not yet expanded and Indian fine textile were in great demand in Europe. The consolidation basically gathering होता है, इकट्ठा होना, एकत्रीकरण होना, पर यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग, मजबूती होना। The consolidation of East India Company power after the 1760 के बाद ईस्ट इंडिया के पावर स्ट्रॉन्ग होने के बाद से डिड नॉट इनिशियली लीड टू अ डिक्लाइन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग हो गया तो इंडिया से एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक, हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स कॉटन इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट एक्सपेंडेड एंड फाइन टेक्सटाइल वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट एक्सपेंडेड, उस समय तक जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री थी वो उतना एक्सपेंड नहीं हुई थी। एंड इंडियन फाइन टेक्सटाइल वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, और यूरोप में फाइन टेक्सटाइल यानी कि इंडिया के टेक्सटाइल, जो इंडिया का फाइन टेक्सटाइल था उसकी खूब डिमांड थी यूरोप में। फॉर द कंपनी वाज कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो उन्होंने इंडिया का एक्सपोर्ट ख़त्म नहीं हुआ, बस इंडिया का एक्सपोर्ट का कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले लिया, ऐसा हुआ। ठीक है, सो द कंपनी वाज कीन ऑन एक्सपेंडिंग, तो कंपनी की वांट ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कंपनी क्या चाह रही थी, अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को इंडिया से एक्सपेंड करना चाह रही थी कि ना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट क्या हो, इंडिया से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और बढ़े, और जो एक्सपोर्ट हो उसमें अर्निंग अब इंडिया ना करके हम कर पाएँ, ये इसकी ब्रिटिश ने कोशिश की। ठीक है, बिफोर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल और कर्नाटक इन 1760-1770 बंगाल और कर्नाटक में पावर बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ प्लासी वॉर, बिकॉज ऑफ बक्सर वॉर। ठीक है, बिफोर इस्टेब्लिशिंग political power in Bengal and Karnataka. In the 1760 and 1770s, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. The East India Company had found it difficult. East India Company के लिए difficult हो जाता है find करना to ensure a regular supply of goods for export. ठीक है, कि इस चीज़ को ensure करना, तो East India Company के लिए had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. कि एक्सपोर्ट के लिए रेगुलर सप्लाई करे, तो 1760-1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। द फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स कॉम्पीट इन द मार्केट टू सिक्योर वोवन क्लॉथ। समझिएगा कि 1760-1770 से पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर एस्टेब्लिशिंग पावर, कर्नाटका और बंगाल में पावर एस्टेब्लिश होने से पहले की बात किया जाए, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता था कि वो एक्सपोर्ट करने के लिए, यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए सप्लाई इंश्योर कर सके, ये उसके लिए डिफ़िकल्ट हो, सप्लाई उसको इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी, क्योंकि फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स कॉम्पीट इन द मार्केट टू सिक्योर वोवन क्लॉथ। जो वोवन क्लॉथ है उसको लेने के लिए इन सब में कॉम्पिटिशन था। ठीक है, सब लोग उसको परचेज करना चाहते थे, एक्सपोर्ट करना चाहते थे। ठीक है, सो द बीवर्स एंड सप्लाई मर्चेंट्स कुड बार्गेन, तो बीवर्स और सप्लाई मर्चेंट्स बार्गेन करते कि जो ज़्यादा रेट देगा हम तो उसको देंगे, कौन सा बड़े रिश्तेदार लग रहे हैं हमारे को, उन्हीं को देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। एंड ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू बेस्ट बायर, तो जो सप्लाई मर्चेंट्स थे और जो बीवर्स थे वो बार्गेनिंग करते थे। एंड ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर, जो प्रोड्यूस किया है उसको सेल करते थे जो बेस्ट बायर, जो सबसे ज़्यादा रेट में हमें दे रहा है। इन देयर लेटर बैक टू लंदन, कंपनी ऑफिशियल कंटिन्यूसली कंप्लेंड ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ सप्लाई एंड द हाई प्राइसेस। इन देयर लेटर बैक टू द लंदन, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर के जो इसकी कंपनी के लेटर जो लंदन भेजे गए, तो उसमें साफ साफ वो लेटर्स में लिखा हुआ है कंपनी ऑफिशियल, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, कंटिन्यूसली कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी ऑफ सप्लाई एंड हाई प्राइस। इस चीज़ की लगातार बोल रहे थे कि भाई सप्लाई बड़ी मुश्किल से मिल रही है और सप्लाई का प्राइस बहुत हाई है, इसका लगातार
कंप्लेन करते हुए दिखते थे कि जैसे ऑफशोर बोलते थे कि हम आपको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतना कंपटीशन है यहाँ पे हमें भी ख़रीदना है, हमसे ज़्यादा रेट देने के लिए ब्रिटिश और डच, पोर्तुगीज और भी बहुत सारे लोग रेडी हैं, ठीक है। तो इस जो सप्लाई है वो नहीं मिल पा रही, इसका वो कंप्लेन करते थे। हाउएवर वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर, तो ये कंडीशन थी जब तक पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। हाउएवर वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर इट कुड असर्ट अ मोनोपोली राइट टू ट्रेड, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे ही पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश होते हैं, इट कुड असर्ट अ मोनोपोली राइट टू ट्रेड, ट्रेड पर मोनोपोली राइट इस्टेब्लिश कर लेता है। इट प्रोसीड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दैट would eliminate competition, control cost and ensure regular supply of cotton and silk good, ठीक है। तो जैसे ही पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश होते हैं ब्रिटिश के, इट कुड असर्ट यानी क्लेम करना, इस चीज़ की कोशिश करता है, मोनोपोली राइट टू ट्रेड, ये जो टेक्सटाइल का ट्रेड है उस पर मोनोपोली राइट हो जाए, यानी कि कोई बीच के लोग हैं वो सब खत्म हो जाए, केवल किसको ट्रेड करने का राइट रहे, ब्रिटिश को। इस चीज़ के लिए कोशिश करता है वो। इट प्रोसीड टू डेवलप अ सिस्टम मैनेजमेंट, वो इस एक मैनेजमेंट का ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहता था एंड कंट्रोल दैट, और कंट्रोल का एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहता था दैट वुड एलिमिनेट कंपटीशन, जो कंपटीशन को ख़त्म कर दे, कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करे एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड, और कॉटन और सिल्क गुड्स की रेगुलर सप्लाई इंश्योर करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था कि उसको कॉटन गुड्स की सप्लाई मिलने में दिक्कत ना हो। दिस इट डिड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप, ऐसा करने के लिए उसने क्या स्टेप्स उठाए अपन को देखना है। तो वो क्या चाहता है, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जिससे कि उसको आसानी से सप्लाई मिल जाए, कॉस्ट कंट्रोल हो सके। इस चीज़ के लिए उसने क्या स्टेप उठाए वो देखने हैं। तो पहला काम क्या किया, फर्स्ट द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड। तो सबसे पहले कंपनी ने उनको एलिमिनेट किया, ख़त्म किया, मतलब मार नहीं दिया, रिमूव कर दिया, उस बिजनेस से रिमूव कर दिया जो ट्रेडर्स अभी एग्जिस्ट कर रहे थे और जो ब्रोकर एग्जिस्ट कर रहे थे, कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड। क्लॉथ ट्रेड से जो और भी लोग इन्वॉल्व थे और ब्रोकर्स जो इन्वॉल्व थे, जो ट्रेडर्स इन्वॉल्व थे, उनको रिमूव किया एंड एस्टेब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। तो वीवर और उनके बीच में सप्लाई मर्चेंट्स, ब्रोकर ना रहे, इवन डायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश किया वीवर के साथ। इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड द गोमाश्ता, उसने एक पेड सर्वेंट यानी कि जिसको वो पैसा दे रहे थे, एक सर्वेंट रखा जिसको क्या नाम दिया, गोमाश्ता, टू सुपरवाइज वीवर्स, जो वीविंग का काम कर रहे थे वीवर्स, उनको सुपरवाइज करता था, चेक करता था, कलेक्ट सप्लाई, उन्होंने जो वीविंग की उन सप्लाई को कलेक्ट करता था एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, जो क्लॉथ बना सी क्वालिटी कैसी इसको एग्जामिन करता था। तो पहला तरीका ये कि कंपनी ने क्या किया, जो बीच के जो ट्रेडर्स थे उनको सबको रिमूव करके खुद डायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और वीवर्स के साथ, मतलब वीवर्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक गोमाश्ता, एक सर्वेंट हायर किया। सेकंड, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स, उन्होंने प्रिवेंट किया जो कंपनी के वीवर्स हैं, यानी कि जो कंपनी के लिए काम करने वाले वीवर्स हैं वो किसी दूसरे बायर्स के साथ डील नहीं करेंगे, इस चीज़ को डिसाइड किया। वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांसेस। तो भाई हम क्यों काम नहीं करेंगे, तो एक सिस्टम उन्होंने रखा एडवांस वाला सिस्टम, जिससे वो काम कराते थे उसको एडवांस देते थे। वन सेंड ऑर्डर वाज प्लेस, और एक बार ऑर्डर ले लिया, द वीवर्स वर गिवन लोन टू परचेज द रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांसेस, तो एक तरीका था एडवांसेस के सिस्टम के थ्रू ऐसा करते थे। वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस, तो एक बार जैसे ही ऑर्डर उन्होंने दिया, ऑर्डर मतलब मिल गया वीवर्स को, वीवर्स पर गिवन लोन, वीवर्स को लोन दिया जाता था, वो एडवांस का फॉर्म के तौर पे एक लोन दिया जाता था जिससे वो क्या कर सके, परचेज द रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर सके। दोज हु टुक लोन हैड टू हैंड ओवर द क्लॉथ दे प्रोड्यूस टू द गोमास्ता, और जिसने लोन लिया उसको जो उसने कपड़ा प्रोड्यूस किया वो किसको देना पड़ेगा, गोमास्ता को ही देना पड़ेगा। उस लोन के पीछे एक ये था कि आपको जो प्रोड्यूस किया है वो किसको देना पड़ेगा, हमें ही वापस करना पड़ेगा। बट जैसे कंडीशन रखता था किसको देते थे, गोमास्ता को। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर, किसी दूसरे ट्रेडर को सप्लाई नहीं दे सकते थे। एज लोन्स फ्लोड इन एंड द डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड, एज लोन फ्लो,
जब लोन मिलना स्टार्ट हुआ और फाइन टेक्सटाइल का डिमांड जब और एक्सपेंड हुआ, बीबर्स एगरली टुक द एडवांस। एगरली यानी कि उत्सुकता से, मन से एडवांस लिया, उनको लगा कि भाई इसका तो हमें पैसा मिलना है और खूब डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने एडवांस लिया, होपिंग टू अर्न मोर, इस होप के साथ कि और ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। मैनी बीबर्स हैड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, बहुत सारे बीबर्स के पास लैंड के छोटे छोटे प्लॉट्स थे, विच दे हैड अर्लियर कल्टिवेटेड अलॉन्ग विथ बीविंग, जहाँ पे वो कल्टिवेशन के साथ साथ बीविंग भी कर रहे थे। तो मैनी बीबर्स हैड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, बहुत सारे बीबर्स के पास लैंड के स्मॉल प्लॉट थे, विच दे हैड अर्लियर कल्टिवेटेड अलॉन्ग विथ बीविंग, जहाँ पे बीविंग के साथ साथ वो कल्टिवेशन भी कर पा रहे थे। एंड द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टुक केयर ऑफ देयर फैमिली नीड, अपनी फैमिली नीड का भी टेक केयर कर पा रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे जो बीवर कर रहे थे वो केवल बीविंग अकेले काम में इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत सारे लोग और किस काम में इन्वॉल्व थे, बीविंग के अलावा क्या कर रहे थे, जो उनको स्मॉल प्लॉट्स थे कल्टीवेट भी कर रहे थे। नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड, अब उनको क्या करना पड़ा, लैंड को लीज आउट यानी कि किराए पे देना पड़ा। ठीक है, एंड डिवोट ऑल देयर टाइम टू बीविंग, अब वो केवल कौन सा काम कर रहे थे, बीविंग का काम कर रहे थे। अब ब्रिटिश ने एडवांस दिए तो केवल कौन सा काम, बीविंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे सप्लाई देनी पड़ती थी। ठीक, बीविंग इन फैक्ट रिक्वायर्ड द लेबर ऑफ द इंटायर फैमिली, क्योंकि बीविंग एक ऐसा काम था कि जिसमें पूरी की पूरी फैमिली के मेंबर्स की नीड होती थी। चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑल एंगेज डिफरेंट स्टेप प्रोसेस, जो हमने लास्ट क्लासेज में प्रोसेस पढ़ी, ट्विस्टिंग, कार्डिंग, फिनिशिंग, ठीक है, डाइंग, तो इस पूरे सब प्रोसेस में अलग अलग पूरे घर के लोग डिफरेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते थे। ठीक है, Soon, however, in many weaving village, there were reports of clashes between weavers and gomastas. Soon, however, मतलब बहुत जल्दी ही क्या होता है, in many weaving village, बहुत सारे जो weaving village थे, weaving village मतलब वो village जहाँ पे बहुत सारे लोग weaving का काम कर रहे थे, तो in many weaving village these were reports of clashes, मतलब ये सुनने को मिला, ये reports आ रही थी कि weavers और गोमास्ता के बीच में आपस में clashes हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। अर्लियर सप्लाई मर्चेंट्स, अब उसके झगड़ों के पीछे रीजन क्या था, क्लैसेस के पीछे रीजन क्या था, अर्लियर सप्लाई मर्चेंट्स, जो स्टार्टिंग में सप्लाई मर्चेंट थे जिसको बीवर्स क्लॉथ प्रोवाइड करते थे, हैड वेरी ऑफन लाइव विद इन द बीविंग विलेज। तो सप्लाई मर्चेंट्स कौन होता था, उनके बीविंग विलेज का ही कोई पर्सन होता था, एंड हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द वीवर्स, और वीवर्स के साथ उसके क्लोज रिलेशंस होते थे। लुकिंग आफ्टर देयर नीड्स एंड हेल्पिंग दैम इन टाइम ऑफ क्राइसिस, उनकी जो नीड्स हैं उनका लुक आफ्टर, टेक केयर करता था, और नीड पड़ने पे या क्राइसिस के टाइम पे उनका हेल्प करता था, जो सप्लाई मर्चेंट्स था। अब कंडीशन क्या थी, द न्यू गोमास्ताज वर आउटसाइडर, जो गोमास्ता था वो तो बाहर ही था, आउटसाइडर था, विथ नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद द विलेज, विलेज से उसका कोई सोशल लिंक नहीं था। दे एक्टेड एरोगेंटली, यानी कि बहुत रूडली बिहेव करता था। मार्च इनटू विलेज, गांव में आता था किसके साथ, विद सिपाही, यानी कि सिपाही लोगों को लेके आता था, प्यूफ लोगों को लेके आता था। एंड पनिश्ड बीवर फॉर डिले इन सप्लाई, ठीक है, और अगर जो सप्लाई ऑर्डर दिया उसकी सप्लाई में डिले हुआ तो बीवर्स को पनिश करता था, ऑफन बीटिंग, मारता था, फ्लोइंग देम, कोड़े बरसाए जाते थे बीवर्स पे। दी वीवर्स लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइस, वीवर्स का जो एक मतलब उसके पास बार्गेनिंग कर सकता नहीं, हम इतने में नहीं बेचना है, इतने में सेल नहीं करना है, हम इतने में करेंगे, वो तो ख़त्म ही हो गई थी चांस। एडवांस लिया और देना किसको पड़ेगा, सप्लाई जो गुमास्ता उसको ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो वीवर्स लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइस एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स, वीवर्स लॉस्ट द स्पेस, तो जो बार्गेनिंग के जो चांसेस थे वो चांसेस ख़त्म हो गए वीवर्स के लिए। एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स, डिफरेंट बायर्स को भी सेल नहीं कर सकता था, एडवांस लिया है तो ब्रिटिश को ही क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका स्कोप ख़त्म हो गया उसके लिए बार्गेनिंग करने का और क्या करने का, इसके अलावा डिफरेंट बायर्स को अपने आइटम्स को या अपने जो वीविंग क्लॉथ थे उसको सेल करने का स्कोप ख़त्म हो गया। द प्राइस दे रिसीव फ्रॉम द कंपनी वाज मेजरेबली लो, और जो प्राइस कंपनी दे रही थी उनको वीविंग क्लॉथ के बदले में वो काफ़ी लो था, कम था। एंड द लोन्स दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू कंपनी, और लोन ले रखा था तो कंपनी को मना भी नहीं कर सकते थे, तो कंपनी से वो बंधे हुए थे। इन मैनी प्लेसेस इन कर्नाटक एंड बंगाल, तो बहुत सारे जगह कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारी जगह पे वीवर्स डेजर्टेड विलेजेड एंड माइग्रेटेड सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेजेज where they had some family relation. In many
प्लेसेस इन कर्नाटका एंड बंगाल, कर्नाटका बंगाल और बहुत सारी जगह बीवर्स डेजर्टेड विलेजेस, बीवर्स ने क्या किया, विलेज छोड़ दिए, सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेजेस, दूसरे विलेज में अपने लूम सेटअप किए, वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन, उन विलेज में जहाँ पे कोई फैमिली रिलेशन, फैमिली के जानने वाला लोग था। तो एल्सवेयर, या तो उन्होंने अपना गांव छोड़ दिए बीवर्स ने, एल्सवेयर बीवर्स अलॉन्ग विद द विलेज ट्रेडर्स रिवोल्ट, कुछ बीवर्स ने जो ट्रेडर्स थे विलेज के उनके साथ मिलकर रिवोल्ट किया, अपोज किया गोमास्ता का, अपोजिंग द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर, ठीक है, कंपनी के ऑफिसर्स का और कंपनी का। ओवर टाइम मैनी बीवर्स बिगेन रिफ्यूजिंग लोन, एक समय के बाद बहुत सारे बीवर्स ने बोला हमें लोन चाहिए नहीं, अपना अपने तरीके से ही काम करेंगे। क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप एंड टेकिंग टू द एग्रीकल्चर लेबर, बहुत सारे लोगों ने अपना जो मतलब वर्कशॉप था इसको क्लोज डाउन कर दिया और एज अ एग्रीकल्चरल लेबर वर्क करने लगे। बाय टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन वीवर्स फेस न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम, तो ये समस्याएं चली रही थी 19th सेंचुरी में और समस्याएं कॉटन वीवर्स के साथ आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से वीवर्स का कंडीशन चेंज होता है और किस तरीके से ब्रिटिश अपना कंट्रोल इस जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन पे था इस्टेब्लिश करता है, उस चीज़ को हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके रिगार्डिंग होगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट रहेंगे उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, लगातार पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।